चलिए पहले थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे, जो पहले हम लोग पढ़कर आए थोड़ा सा हम उसको रिवाइज करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। जो पहले हमने पढ़ा हुआ है थोड़ा सा उन चीजों को रिवाइज करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखो अभी हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, अभी हम ब्रीदिंग के बारे में बात कर रहे हैं। और ब्रीदिंग में सबसे पहले हमने बात किया था, अगर मैं ब्रीदिंग की बात करता हूं, सबसे पहले हमने बात किया था कि एटमॉस्फेयर की एयर का लंग्स तक पहुंचना क्या कहलाता है, एक्सटर्नल ब्रीदिंग। फिर लंग्स के अंदर एयर, लंग्स के अंदर एल्वेओलाई के ऑक्सीजन का ब्लड में पहुंचना, और ब्लड के कार्बन डाइऑक्साइड का लंग्स के एल्वेओलाई में पहुंचना, ब्लड के कार्बन डाइऑक्साइड का लंग्स के एल्वेओलाई में पहुंचना, ये क्या कहलाता है, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन। उसके बाद ये ब्लड हार्ट से होता हुआ कहां तक पहुंचता है, टिश्यू तक पहुंचता है। और ब्लड का हार्ट से होकर टिश्यू तक पहुंचना, ब्लड का हार्ट से होकर टिश्यू तक पहुंचना, ये क्या कहलाता है, अच्छी तरह से याद रखना, ब्लड का हार्ट से होकर टिश्यू तक पहुंचना, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना, क्या कहलाता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड। इस बात को अच्छी तरह से दिमाग में सेट करके रखना है, ठीक है। ये कहलाता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड। और उसके बाद फिर क्या होता है, उसके बाद ऐसे होता है कि टिश्यू में जो ब्लड की ऑक्सीजन है वो टिश्यू में पहुंच जाती है, और टिश्यू का जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहां पहुंच जाता है, ब्लड में पहुंच जाता है, और ये कहलाता है एक्सचेंज एट द लेवल ऑफ टिश्यू, ठीक है। और उसके बाद टिश्यू का ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, हार्ट से होता हुआ कहां तक पहुंच जाता है, लंग्स तक पहुंच जाता है, और ये कहलाता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। तो कुल मिलाकर इतने टाइप का एक्टिविटी यहां पर होता है। उसके बाद फिर हमने बात किया था रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग, उसके बाद हमने बात किया था रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग। और रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग में हमने क्या बात किया था, उसमें हमने बात किया था कि ये मेनली 5 ऑर्गन से बना है। सबसे पहले क्या है, नेजल चैम्बर, नेजल चैम्बर के बाद क्या है, उसके बाद रहेगा फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद रहेगा ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद ब्रोंकस, और अल्टीमेटली क्या रहेगा, लंग्स, ठीक है। फिर हमने फेरिंग्स के बारे में बात किया था। फेरिंग्स में हमने क्या बात किया था, फेरिंग्स में हमने बात किया था कि इसका 3 पार्ट, अपर पार्ट जो नेजल चैम्बर के बैक साइड पर होता है वो क्या कहलाता है, नेसोफेरिंग्स। मिडल पार्ट जो बक्कल कैविटी के बैक साइड में होता है वो क्या कहलाता है, ओरोफेरिंग्स। और लोअर पार्ट जो कि लैरिंग्स के अपोजिट होता है वो क्या कहलाता है, लैरिंगोफेरिंग्स। क्या कहलाता है, ये लैरिंगोफेरिंग्स कहलाता है। इस बारे में हमने डिस्कस किया था, ठीक है। फिर उसके बाद हमने बात किया था किसके बारे में, कि लैरिंगोफेरिंग्स की इसोफेगस में ओपनिंग क्या कहलाती है, गलेट, और लैरिंगोफेरिंग्स की लैरिंग्स में ओपनिंग क्या कहलाता है, ग्लॉटिस, और ग्लॉटिस का ढक्कन क्या कहलाता है, एपिग्लॉटिस। अगर ग्लॉटिस के ढक्कन की बात करेंगे तो ये क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड एज एपिग्लॉटिस, ठीक है। फिर हमने बात किया था ट्रेकिया के बारे में, उसके बाद हमने बात किया था लैरिंग्स के बारे में, लैरिंग्स के बाद हमने बात किया था ट्रेकिया के बारे में। ट्रेकिया में खास बात क्या है, सी शेप इनकम्प्लीट कार्टिलेजनस रिंग पाई जाती है, जो कि हाइलिन कार्टिलेज से बना होता है। और ये ट्रेकियल रिंग ट्रेकिया के अलावा प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्सरी ब्रोंकस और इनिशियल ब्रोंक्यूल्स में भी पाया जाता है, ठीक है। ट्रेकिया का आगे जाकर बाइफर्केशन होता है, 2 पार्ट बनता है, प्राइमरी ब्रोंकस, उसके बाद क्या बनता है, सेकेंडरी ब्रोंकस, उसके बाद क्या बनता है, टर्सरी ब्रोंकस, और टर्सरी ब्रोंकस से क्या बनता है, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। उसके बाद क्या बनता है, उसके बाद बनता है टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, उसके बाद रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, और उसके बाद एल्वेओलाई बनता है। और एल्वेओलाई का जो दीवार है वो कितने लेयर से बनता है, याद रखना, एल्वेओलाई का जो दीवार है वो कुल मिलाकर 3 लेयर से बनता है। अगर हम एल्वेओलाई की बॉल की बात करते हैं तो कितने लेयर से बनता है, 3 लेयर से बनता है। सबसे बाहर क्या है, एंडोथेलियम और ब्लड कैपिलरी, और एंडोथेलियम और ब्लड कैपिलरी के बाद क्या है, सबसे पहले एंडोथेलियम और ब्लड कैपिलरी, एंडोथेलियम और ब्लड कैपिलरी के बाद एल्वेलर एपिथेलियम। और अगर अंदर के साइड में हम झांकेंगे तो अंदर के साइड में हमें क्या मिलेगा, सरफेक्टेंट लेयर बनेगा। इसका हमने डायग्राम बनाया था, एक बार फिर से जरा इस डायग्राम को ध्यान से देख लो। बाहर से अंदर के साइड में चलेंगे, सबसे बाहर क्या, एंडोथेलियम और ब्लड कैपिलरी, उसके बाद क्या है, एल्वेलर एपिथेलियम, और सबसे अंदर सरफेक्टेंट लेयर जो कि नॉन सेलुलर लेयर है।
फिर हमने बात किया था किसके बारे में, फिर हमने बात किया था प्लूरा के बारे में। प्लूरा में कितना लेयर है इस बात को याद रखना है। प्लूरा में दो लेयर, बाहर का लेयर क्या कहलाता है, पैराइटल प्लूरा, अंदर का क्या कहलाता है, विसरल प्लूरा। दोनों के बीच में एक कैविटी है, कैविटी क्या कहलाती, प्लूरल कैविटी। क्या कहलाती कैविटी, ये कैविटी कहलाती प्लूरल कैविटी। ठीक है, और प्लूरल कैविटी में क्या है, प्लूरल फ्लूइड। और प्लूरल फ्लूइड जो पाया जाता है, अच्छी तरह से याद रखना, प्लूरल फ्लूइड इसको लंग्स को डेसिकेशन और मैकेनिकल शॉक से बचाकर रखता है। किस किस से बचाकर रखता है, ये डेसिकेशन और मैकेनिकल शॉक से इसको बचाकर रखता है। इस बात को अच्छी तरह से दिमाग में सेट करके रखना है। ठीक है, यहां तक हमने बात किया था। उसके बाद हमने पिछले 2-3 क्लास में बात किया है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के बारे में, हमने डिस्कस किया है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के बारे में। और देखो उसमें हमने 2-3 बातें की थी जिनको हमें समझने की जरूरत है। देखो सबसे पहले हमने बात किया था कि जो हमारा हेड है, हेड और लेग के सेंटर पर जो एक्सिस है वो क्या कहलाता है, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस। इस एक्सिस पर कौन काम करता है, इस पर डायफ्राम काम करता है। और अगर इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तो एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस का इंक्रीज होगा, और अगर इसमें रिलैक्सेशन होगा तो एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस कैसा हो जाएगा, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस कैसे हो जाएगा, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। फिर बॉडी के डॉर्सल और वेंट्रल साइड मतलब बैक और बेली के बीच में जो एक्सिस है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस। इस पर कौन काम करता है, इंटरकॉस्टल मसल्स। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स क्या करता है, इसको इंक्रीज करता है, जबकि जो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स है वो इसे क्या करता है, डिक्रीज करता है। ठीक है, फिर देखो उसके बाद हमने बात किया था किसके बारे में, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के बारे में। इस डायग्राम को बहुत ध्यान से देखेंगे। अगर डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो स्ट्रेट हो जाएगा, और जब ये स्ट्रेट हो जाएगा तो लंग्स का वॉल्यूम इतना बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम और प्रेशर आपस में क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शनेट। ठीक है, और प्रेशर कम हो जाएगा तो बाहर का एयर अंदर हो जाएगा। गॉट इट माय पॉइंट। जब लंग्स का वॉल्यूम, जब डायफ्राम का रिलैक्सेशन होगा तो ये कैसा हो जाएगा, ये डोम शेप हो जाएगा, डोम शेप या आर्च्ड। और जब ये डोम शेप हो जाएगा तो लंग्स का वॉल्यूम इतना कम हो जाएगा, और जब लंग्स का वॉल्यूम कम हो जाएगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा। याद रखना, वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे का इनवर्स प्रोपोर्शनेट है, तो क्या होगा, तो प्रेशर बढ़ जाएगा। और अगर प्रेशर बढ़ जाएगा तो जो लंग्स के अंदर की एयर है बाहर निकल जाएगी, एंड दिस इज कॉल्ड एज एक्सपीरेशन। फिर हमने बात किया था कुछ वैल्यू के बारे में। हमने बात किया था, जरा ध्यान से देखना, इसको बहुत ध्यान से देखना है, जो हमने वैल्यू के बारे में बात किया था। अभी सिद्धार्थ ने क्वेश्चन पूछा है कि नॉन सेलुलर लेयर कैसे होता है। नॉन सेलुलर लेयर, अगर कोई लेयर प्रोटीन से बना है, लिपिड से बना है, लेकिन उसमें सेल नहीं है, तो वो क्या कहलाता है, नॉन सेलुलर लेयर कहलाता है। इस बात को याद रखना। अब जरा इस चार्ट को ध्यान से देखेंगे, जैसे अभी मैं बिल्कुल आराम से बैठा हूं, तो एक बार इंस्पिरेशन में 500 ml एयर में अंदर ले रहा हूं, और एक बार के एक्सपीरेशन में 500 ml में बाहर निकाल रहा हूं। ये क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड एज टाइडल वॉल्यूम। क्या कहलाता है ये टाइडल वॉल्यूम कहलाता है। ठीक है, फिर मैंने एक बार नॉर्मल इंस्पिरेशन किया, मतलब टाइडल वॉल्यूम लिया, मतलब 500 लिया, और उसके बाद फिर मैंने पूरी ताकत से इंस्पिरेशन किया, मतलब फोर्सफुल इंस्पिरेशन किया, तो ये क्या कहलाएगा, IRV, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और अगर हम टाइडल वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इसका वैल्यू कितना होता है, 3000 to 3500। ठीक है, फिर इसको हम उल्टा करेंगे। पहले हमने टाइडल वॉल्यूम बाहर निकाला, उसके बाद हमने फोर्सफुल एक्सपीरेशन किया, मतलब पूरी ताकत से एयर को बाहर निकाला, जस्ट लाइक
ठीक है। तो जब हम टाइडल वॉल्यूम के बाद फोर्सफुल एक्सपीरेशन करेंगे तो कितना एयर बाहर निकलेगा? 1100। और ये 1100 एयर क्या कहलाता है? ये 1100 ml एयर क्या कहलाता है? ये कहलाता है ERB और एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ERB और एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। गॉट इट बाय पॉइंट? क्या कहलाता है? ERB और एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और इसका वैल्यू कितना है? 1100। अगर हम टाइडल वॉल्यूम और ERB को सम टोटल कर दें कितना हो जाएगा? 1600। और ये 1600 क्या कहलाता है? ये कहलाता है EC और एक्सपीरेटरी कैपेसिटी। अब अगर हम IRB, TB और ERB मतलब ऊपर की तीन वैल्यू को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 4600। ये क्या कहलाता है? वाइटल कैपेसिटी। अब एक बात यहां पे और याद रखना है कि पूरा प्रयास करने के बाद भी 1200 या 1100 ml एयर ऐसा होता है जिसे लंग्स से बाहर निकालना पॉसिबल नहीं होता। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। और अगर हम ERB, मुझे जरा एक बात बताओ, ये चार्ट आप लोगों को दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है? ये चार्ट जो अभी आपके सामने शेयर है, दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? जरा बताओ मुझे। दिख रहा है ना सभी बच्चों को ये चार्ट? हाँ ठीक है। अगर कभी कोई ना दिखाई दे तो देखो, मतलब अगर साइड में मेरा फोटो आ रहा है, मतलब साइड में वीडियो आ रहा है, इसका मतलब कोई कुछ ना कुछ मैंने शेयर कर रखा है। कभी ना दिखाई दे तो बता दिया करो। परसों का वीडियो मैंने देखा था, परसों का निकल का वीडियो, तो उसमें 14 मिनट का टाइम ऐसा था जब यही चार्ट मेरे सामने था लेकिन आप लोगों के सामने नहीं था। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि कोई चार्ट या टेबल है नहीं दिख रहा है तो तुरंत आपको मैसेज करना है, इस बात को याद रखना है। ठीक है, तो अगर इन चारों को हम जोड़ दें, मतलब IRB, टाइडल वॉल्यूम, ERB और RB, तो ये सब मिलकर क्या हो जाएगा? टोटल लंग कैपेसिटी और TLC। इसका वैल्यू कितना होता है? याद रखना, इसका वैल्यू होता है 5800 ml। ठीक है, फिर उसके बाद हमने बात किया था रेगुलेशन ऑन ब्रीदिंग। जरा इसके बारे में ध्यान से देखो। देखो, इसमें हमने दो पार्ट बनाया, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा है और ये पोन्स बैरोलाई। ये पोन्स बैरोलाई है और ये मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये दोनों ब्रेन के पार्ट हैं। ब्रेन के कौन से हिस्से का पार्ट है? ये दोनों हाइंड ब्रेन का पार्ट है। इस बात को याद रखना। किसका पार्ट है? ये दोनों हाइंड ब्रेन का पार्ट है। गॉट इट बाय पॉइंट? अब देखो, मेडुला ऑब्लोंगेटा में क्या है? RRC और रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर, जिसे इंस्पिरेटरी सेंटर प्लस एक्सपिरेटरी सेंटर भी कहा जाता है। और ये किससे कनेक्ट होता है? ये डायाफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के साथ कनेक्ट होता है। मतलब ये उन दो मसल्स के साथ कनेक्ट होता है जो, अगर इन दोनों मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो जाए तो क्या होगा? इंस्पिरेशन होगा। इस बात को याद रखना। अगर इन दोनों मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा? इंस्पिरेशन होगा। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। अब देखो, रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर जो कि मेडुला ऑब्लोंगेटा में पाया जाता है। बाकी सेंटर के बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी हम पोन्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर ये किसके लिए सेंसिटिव है? ये कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज H+ आयन कंसंट्रेशन, इन दोनों के लिए ये सेंसिटिव है। किसके लिए? कार्बन डाइऑक्साइड एंड H+ आयन कंसंट्रेशन, इन दोनों के लिए ये सेंसिटिव है। ठीक है, और इन दोनों का इंफॉर्मेशन इसे कहां से मिलता है? तीन सोर्सेस से मिलता है। RRC के बिल्कुल बगल में है CSA, कीमोसेंसिटिव एरिया, और ब्रेन के बाहर है कैरोटिड बॉडी और एओर्टिक बॉडी। कैरोटिड बॉडी और एओर्टिक बॉडी कहां है? बिल्कुल ब्रेन के बाहर है। ठीक है, तो ये तीन सोर्सेस, मतलब CSA, कैरोटिड बॉडी और एओर्टिक बॉडी, ये इंफॉर्मेशन भेजते हैं किसको? RRC को, कि कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी बढ़ चुकी है। RRC ये मैसेज किसको देगा? डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, जिसके चलते क्या होगा? इंस्पिरेशन होगा और उससे ऑक्सीजन की, देखो कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी बढ़ चुकी है, इसका एक मतलब और है कि ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम हो चुकी है।
तो हमें सबसे पहले ऑक्सीजन की क्वांटिटी को मेंटेन करना है, तो इंस्पिरेशन होगा, और जब इंस्पिरेशन होगा तो क्या होगा कि ऑक्सीजन की क्वांटिटी मेंटेन हो जाएगी। अब देखो, इंस्पिरेशन 2 सेकंड तक चलेगा, और 2 सेकंड में ब्लड में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन हो जाएगी। अब एक सेंटर पाया जाता है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। कहाँ पाया जाता है? पोन्स बैरोलाई। ये ऑक्सीजन के लिए सेंसिटिव होता है। किसके लिए सेंसिटिव होता है? ऑक्सीजन के लिए। और जैसे ही ये सेंटर स्टिमुलेट होगा, 2 सेकंड बाद जब ऑक्सीजन की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, तो ये क्या करेगा? आरआरसी को इनएक्टिव कर देगा। और अगर एक बार ये आरआरसी को इनएक्टिव कर देगा तो इंस्पिरेशन बंद हो जाएगा, मतलब डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो रुक जाएगा। और अगर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो क्या होगा? रिलैक्सेशन होगा। और जब रिलैक्सेशन होगा तो एक्सपीरेशन हो जाएगा। हाँ, अगर फोर्सफुल एक्सपीरेशन है तो इसमें इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स भी काम करता है। अगर नॉर्मल एक्सपीरेशन है तो ये पैसिव एक्टिविटी है। इस बात को अच्छी तरह से दिमाग में याद रखना है। देखो बच्चों, यहां तक हमने पढ़ लिया था। अब जरा यहां तक हमने कल डिस्कस कर लिया था। अब जरा मुझे जल्दी से ये बताओ, क्या यहां तक जितनी बातें हमने पढ़ी हैं, क्या वो सभी बच्चों को समझ में आ चुकी हैं? क्या ये यहां तक बातें एकदम क्लियर हैं, या इसमें से कोई हिस्सा ऐसा है जिसे रिपीट करने की जरूरत है? जल्दी से बता दो। क्या इसमें किसी बात को रिपीट करने की जरूरत है? अगर है तो बताओ, मैं करूंगा। मुझे केवल धनश्री का रिस्पॉन्स मिला है। हाँ, सिद्धार्थ का भी मिला है। वेदिका पूरी तरह क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? गायत्री, गायत्री कल बाद में आई थी, तो हो सकता है गायत्री गायत्री को इसका कुछ हिस्सा क्लियर ना हो। तो अगर गायत्री को कुछ अनक्लियर है तो मुझे फोन करके बताएगी, तो मैं उसको अलग से ये समझा दूंगा, क्योंकि कल हमने ये बहुत डिटेल में समझा था। लेकिन गायत्री कल काफी देर में आई थी, नॉर्मल टाइम में नहीं थी। तो अगर गायत्री को कोई डाउट रह जाता है तो गायत्री का मुझे फोन करेगी और उसको हम बताएंगे, ठीक है? तो देखो, हमने ब्रीदिंग यहां पर क्लियर कर लिया है। अगर एनसीईआरटी में देखोगे तो ये कंट्रोल बिल्कुल डिसीज के पहले है, ठीक है? लेकिन हमने उसको ब्रीदिंग के साथ ले लिया, क्योंकि इसका कंसर्न किससे है? ब्रीदिंग से है, ठीक है? अब ब्रीदिंग का मतलब क्या है? ब्रीदिंग का मतलब यह है कि लंग्स में एयर पहुंच चुकी है। क्या मतलब है ब्रीदिंग का? ब्रीदिंग का मतलब यह है कि लंग्स के अंदर एयर की एंट्री हो चुकी है, लंग्स में एयर पहुंच चुकी है, ये ब्रीदिंग का मतलब होता है। इस बात को अच्छी तरह से दिमाग में रखना, ठीक है ना? मतलब इसकी एंट्री हो चुकी है, कहां हो चुकी? लंग्स में एयर पहुंच चुकी है, ये ब्रीदिंग का मतलब होता है। अब एल्वेओलाई की ऑक्सीजन को एल्वेओलाई की बॉल पर पाए जाने वाले ब्लड में पहुंचाना है, ठीक है? और जो है ब्लड के कार्बन डाइऑक्साइड को कहां लाना है? एल्वेओलाई में लाना है। जरा एक डायग्राम देख लो जो अभी हमने दिखाया था। जरा इस डायग्राम को एक बार फिर से ध्यान से देख लो। देखो, यहां यहां एल्वेओलाई में क्या है? एल्वेओलाई में ऑक्सीजन ज्यादा है। ये डायग्राम लंग्स का है, जरा ध्यान से इस डायग्राम को देखना। देखो, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हो गया, ब्रीदिंग हो गया, मतलब अभी ऑक्सीजन कहां पहुंच गई? एल्वेओलाई में ऑक्सीजन पहुंच चुकी है। इस बात को याद रखना। ऑक्सीजन कहां है? ऑक्सीजन एल्वेओलाई में, ठीक है? अब देखो, अच्छा, अब एल्वेओलाई की दीवार पे क्या है? ये ब्लड है, ठीक है? तो अब ये एल्वेओलाई की ऑक्सीजन कहां पहुंचना है? एल्वेओलाई की ऑक्सीजन पहुंचना है ब्लड में। और ब्लड में ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड कहां पहुंचना है? ये एल्वेओलाई में पहुंचना है। ये कहलाता है एक्सचेंज एट द लेवल ऑफ एक्सचेंज। ये क्या कहलाता है? अच्छा, क्या ये डायग्राम नहीं दिख रहा है अभी? ये डायग्राम मैं एक बार फिर से शेयर करता हूं, डोंट वरी, मैं एक बार फिर से शेयर करता हूं, तो ये डायग्राम आप लोगों को अभी दिखाई देगा। हाँ, मैं इसको 1 मिनट में शेयर करता हूं।
डायग्राम अगर कभी ना दिखाई दे तुरंत मैसेज किया करो, समझ गए ना, तुरंत मैसेज किया करो उसमें। अगर आप मैसेज नहीं करोगे तो उतना पढ़ाना तो बेकार हो जाए। हाँ, अब मुझे बताओ, अभी डायग्राम दिख रहा है ये? हाँ, सभी बच्चों को ये डायग्राम अभी दिख रहा है? हम्म। अच्छा, पहले भी दिख रहा था, लेकिन पहले मुझे किसी ने मैसेज किया था कि नहीं दिख रहा है, इसलिए मैंने बताया। ठीक है, चलो अब जरा ध्यान से देखो। देखो, ब्रीदिंग हो गया, मतलब एल्वेओलाई में एयर पहुंच चुकी है। एयर कहां पर है? एयर अभी एल्वेओलाई में है, क्योंकि ब्रीदिंग हो चुका है। और एल्वेओलाई की दीवार पर क्या है? ब्लड है, इस बात को याद रखना। अब एल्वेओलाई की एयर में ऑक्सीजन ज्यादा है, ये ऑक्सीजन कहां पहुंचना है? ब्लड में पहुंचना है। और ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, तो उसे ब्लड से निकलकर कहां पहुंचना है? एल्वेओलाई में पहुंचना है। ये दोनों घटनाएं कहलाती हैं एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट द लेवल ऑफ लंग्स। ठीक है, अब जरा टिश्यू में आ जाओ। टिश्यू में भी, टिश्यू के चारों तरफ क्या है? ब्लड है। वास्तव में लिम्फ होता है, लेकिन हम उसे हम ब्लड ही लिखते हैं। तो ये है ब्लड। इस ब्लड में ऑक्सीजन ज्यादा है, तो ये ऑक्सीजन कहां पहुंच जाएगी? ये ऑक्सीजन टिश्यू में पहुंच जाएगी। और टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कहां पहुंच जाएगी? ब्लड में पहुंच जाएगी। और ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है एक्सचेंज एक्सचेंज एट द लेवल ऑफ टिश्यू। तो ये दो तरह के एक्सचेंज होना है। किसका एक्सचेंज होना है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का दो जगह एक्सचेंज होना है। एक एल्वेओलाई में होना है और एक टिश्यू में होना है। दो जगह इनका एक्सचेंज होना है। गॉट इट माई पॉइंट और नॉट? अब मुझे बताओ, तो अब हम इस एक्सचेंज का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये ब्रीदिंग का दूसरा हिस्सा है, और उसके बाद हम ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात करेंगे। तो मुझे बताओ, क्या एक्सचेंज का मतलब क्या है? ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मुझे जल्दी से बताओ, एक्सचेंज से यहाँ क्या मतलब है? एक्सचेंज में हम क्या डिस्कस करना चाह रहे हैं? ये बात सभी बच्चों को समझ आ रही है? वैसे तो एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? आदान प्रदान होता है। ठीक है ना, एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? आदान प्रदान होता है। लेकिन यहाँ पे आदान प्रदान किसका है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का है। और कहां पर हो रहा है? एक जगह लंग्स में हो रहा है, और लंग्स के बाद कहां हो रहा है? लंग्स के बाद ये टिश्यू में हो रहा है। दो जगह ये एक्सचेंज यहाँ पर हो रहा है। इस बात को अच्छी तरह से ध्यान रखना है। अब जरा एक दो बातों को यहां समझ लो। एक दो बातें हैं जिनको हमें समझना चाहिए, जिनको हमें जानना चाहिए। जरा उनको हम समझ लें, तो उसके बाद फिर हम बात को आगे बढ़ाएं। जरा एक दो बातों को यहां समझ लो। हाँ, जरा देखो, अब एक बात समझो। दो टर्म है, दो टर्म हमें यहां पर समझना है, जिनको हमें जानना चाहिए। ऐसे दो टर्म है जिनको हमें समझना चाहिए। देखो, एक टर्म है, एक टर्म है प्रेशर। प्रेशर। और दूसरा टर्म है पार्शियल प्रेशर। थोड़ी देर के लिए हम ये समझने का प्रयास करते हैं, थोड़ी देर के लिए हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर प्रेशर और पार्शियल प्रेशर में अंतर क्या होता है। थोड़ा सा हमें ये समझने की जरूरत है, इसको हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखो, अगर मैं एयर की बात करूं, तो एयर क्या है? एयर तो मिक्सचर ऑफ गैस है। कई एयर जो होता है, वास्तव में एयर कई टाइप की गैसेस से मिलकर बना होता है। तो एयर वास्तव में क्या है? एयर वास्तव में मिक्सचर ऑफ गैसेस है। इस बात को याद रखना। क्या है ये मिक्सचर ऑफ गैसेस है। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। एक मिनट रुकेंगे जरा। एक मिनट रुकिए जरा।
हाँ, ध्यान से देखेंगे। अब ध्यान से यहाँ पे देखेंगे, हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, प्रेशर और पार्शियल प्रेशर के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो जरा इस बात को समझने की जरूरत है। देखो एयर क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस, कई सारी गैसेस से मिलकर क्या बनता है, एयर बनता है। वैसे तो एयर में बहुत सारी गैसेस होती है, लेकिन थोड़ा देर के लिए समझने के लिए हम ये मान लेते हैं कि एयर में 4 गैसेस हैं। कौन सी 4 गैसेस हैं एयर में, थोड़ा देर के लिए हम मान लेते हैं 4 गैसेस हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। थोड़ा देर के लिए हमने मान लिया कि ये 4 गैसेस है, ठीक है। अब मान लो ए का प्रेशर है 10, ठीक है, बी का प्रेशर है 20, सी का प्रेशर है 30 और डी का प्रेशर है 40। तो इन चारों का प्रेशर मिलकर क्या कहलाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 mmHg। इन चारों का प्रेशर मिलकर क्या हो जाएगा, 100 mmHg। Got it my point? ठीक है ना। अच्छा, अब इस 100 mmHg को हम क्या कहेंगे, इसको तो हम कहेंगे प्रेशर। और अगर मैं एटमॉस्फेयर की बात करूं तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बट ये 10, ये 20, ये 30, ये 40, इसको हम क्या कहेंगे ये समझने की जरूरत है। मतलब एयर के एक कंटेंट का जो प्रेशर है उसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहते हैं पार्शियल प्रेशर। इस बात को याद रखना, ये एक कंटेंट का जो प्रेशर है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है पार्शियल प्रेशर, जो एयर के एक कंटेंट का प्रेशर है। इस बात को याद रखना। मतलब एयर में जितने कंटेंट हैं, अगर उनका पार्शियल प्रेशर आपस में जुड़ जाएगा तो उससे क्या बन जाएगा, उससे एटमॉस्फेरिक प्रेशर या प्रेशर बन जाता है। यस, मतलब प्रेशर एयर में जितनी गैस है, प्रेशर एयर में जितनी गैस है उन सबके सम टोटल से बनता है, लेकिन पार्शियल प्रेशर इंडिविजुअल से बनता है। मतलब इंडिविजुअल का जो प्रेशर है वो क्या कहलाता है, पार्शियल प्रेशर कहलाता है। और अगर इंडिविजुअल के पार्शियल प्रेशर का सम टोटल हम कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा। यस, वेरी गुड, यस वेदिका, करेक्ट। प्रेशर एक्सर्टेड बाय इंडिविजुअल गैस और मिक्सचर ऑफ गैस इज पार्शियल प्रेशर। बिल्कुल ठीक बात है। तो अब जरा मुझे एक बात बता दो, जरा एक बात मुझे साफ साफ बता दो, क्या प्रेशर और पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस सभी बच्चों को समझ आ रहा है, मुझे जरा ये बता दो। क्योंकि एक्सचेंज में जो मतलब एक्सचेंज का जो इश्यू है उसमें इन दोनों का डिफरेंस समझ में आना बेहद आवश्यक है। तो मुझे बता दो, क्या सभी बच्चों को प्रेशर और पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस परफेक्टली समझ आ रहा है या इसको और ज्यादा समझाने की जरूरत है? अगर नहीं समझ में आ रहा है मैं और समझाऊंगा। बात समझ में आ रही है तो एक बार जरा सारे बच्चे बता दो कि पार्शियल प्रेशर और प्रेशर इन दोनों का डिफरेंस समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। अभी मुझे 2 बच्चों का रिस्पॉन्स मिला है, सिद्धार्थ का और वेदिका का। बाकी बच्चों का रिस्पॉन्स अभी तक मुझे नहीं मिला है, क्योंकि ये बेसिक चीज है, इसको समझाना जरूरी है। अगर इसको हम नहीं समझेंगे तो एक्सचेंज को समझने में हमें दिक्कत आएगी, इसके बगैर एक्सचेंज को हम समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए ये जो चीज है ये सभी बच्चों को समझ में आना बेहद आवश्यक है, इस बात को याद रखें। चलो बाकी बच्चों का अब जरा हम इसको आगे बढ़ाते हैं। अब जैसे आप पार्शियल प्रेशर को हम लिखते कैसे हैं, जैसे मान लो ए का पार्शियल प्रेशर लिखना है। अगर ए का पार्शियल प्रेशर हमें लिखना है, मान लो ए का लिखना है, तो ए का पार्शियल प्रेशर हम कैसे लिखेंगे, ए का पार्शियल प्रेशर हम ए का पार्शियल प्रेशर हम कैसे लिखेंगे, अच्छी तरह से याद रखना। ए का पार्शियल प्रेशर हम लिखेंगे पी ए का पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा, ए का पार्शियल प्रेशर हो जाएगा पी ए। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना, पी ए का मतलब क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर फॉर ए। इसी तरह से डी का हम कैसे लिखेंगे, डी का पार्शियल प्रेशर हम लिखेंगे पी डी, ठीक है ना। यस, वेरी गुड। इसी तरह से ऑक्सीजन का हम कैसे लिखेंगे,
ऑक्सीजन का हम लिखेंगे PO2। PO2 का मतलब हो जाएगा पार्शियल प्रेशर फॉर ऑक्सीजन। और इसी तरह से PCO2 का मतलब क्या हो जाएगा? PCO2 का मतलब हो जाएगा पार्शियल प्रेशर फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। गॉट इट माय पॉइंट? चलो, अब इसमें हमें जिस बात को अब डिटेल में समझना है, अब हमें डिटेल में जिस बात को समझना है वो हमें पहले समझना है। हाँ, वो हमें समझना है, वो हमें समझना है किसके बारे में? अब हमें समझना है पार्शियल प्रेशर फॉर ऑक्सीजन को हमें डिटेल में यहां समझना है। पार्शियल प्रेशर फॉर ऑक्सीजन को यहां हम डिटेल में समझेंगे। उसको जरा देख लो, PO2 को अब जरा हम यहां डिटेल में समझ लें। किसको समझ लें? PO2 को। PO2 को हमें यहां डिटेल में समझने की जरूरत है। इसको थोड़ा हम समझेंगे PO2 को। PO2 को थोड़ा यहां डिटेल में हम समझ लें। अब देखो, हमें दो जगह PO2 को समझना है। जैसे पहले हम समझेंगे प्योर ब्लड में, पहले प्योर ब्लड, प्योर एयर किसी को भी ले लो, प्योर में, और उसके बाद इम्प्योर में। सबसे पहले ये हम PO2 को समझेंगे, और ये समझने के बाद दोनों के डिफरेंस को हम जानने का प्रयास करेंगे। ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इन दोनों का डिफरेंस कितना है। हम किसकी बात कर रहे हैं? पार्शियल प्रेशर फॉर ऑक्सीजन। अब जरा ध्यान से देखना, क्योंकि इसका सारा जो डिटेल है, इसके बारे में जितनी बातें हमें समझना है वो सब बातें यहीं आ जाएंगी जो हमें समझने की जरूरत है। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना, अच्छी तरह से देखना, थोड़ा ध्यान से इसको देखेंगे, क्योंकि अगर इसमें थोड़ा सा भी हम लापरवाही करेंगे तो हमारे लिए दिक्कतें बढ़ जाएंगी। ठीक है, इसको जरा ध्यान से देखेंगे। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो। देखो, पार्शियल प्रेशर फॉर ऑक्सीजन प्योर में कितना होता है? प्योर में 95 माना जाता है। ठीक है, इम्प्योर में कितना माना जाता है? इम्प्योर में 40 माना जाता है। ठीक है, अब मुझे बताओ दोनों का डिफरेंस कितना होगा? प्योर में कितना माना जाता है? 95। इम्प्योर में कितना माना जाता है? 40। जरा मुझे बताओ दोनों का डिफरेंस कितना होगा, क्योंकि यहां सारा खेल डिफरेंस का है। अगर ये डिफरेंस वाली बात आपको समझ आ जाएगी तो निश्चित रूप से ये हम बेहतर कर। सारे बच्चे बताओ कितना डिफरेंस होगा दोनों में? तो आसान सी बात है ना, तो बताओ जरा कितना होगा। यस, कितना डिफरेंस होगा? ये तो बहुत आसान सी बात है, सारे बच्चे बताएं दोनों में डिफरेंस कितना होगा। यस, तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा? दोनों का डिफरेंस होगा, याद रखना अच्छी तरह से, ये बात याद रखना कि इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा? दोनों का डिफरेंस होगा, दोनों का डिफरेंस होगा 45। इस बात को अच्छी तरह से दिमाग में सेट करके रखना है कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 55। सॉरी, दोनों का डिफरेंस कितना है? 55। अब जरा ध्यान से एक बात को समझ लो। अगर ये बात समझ में आ जाएगी तो 1 मिनट में इसका सारा मैकेनिज्म आपको समझ में आ जाएगा। देखो, मान लो कभी प्योर और इम्प्योर आपस में कांटेक्ट में आ जाए, प्योर और इम्प्योर कभी मान लो आपस में कांटेक्ट में आ जाएं, तो क्या होगा? डिफ्यूजन होगा, है ना? ऑक्सीजन का डिफ्यूजन होगा। और डिफ्यूजन कहां होगा? ज्यादा से कम के साइड में होता है। डिफ्यूजन का डेफिनेशन क्या है? हायर से लोअर साइड में डिफ्यूजन होता है ना, तो डिफ्यूजन कहां होगा? हायर से लोअर साइड में होगा। ठीक है, तो मुझे बताओ, इस ये जो ऑक्सीजन का डिफ्यूजन होगा ये प्योर से इम्प्योर की साइड में होगा या इम्प्योर से प्योर की साइड में होगा? कहीं कहीं 50 भी अंतर है बेटा, कहीं कहीं 60 भी है, तो वो अलग अलग बुक में अंतर आता है, उसका टेंशन मत लो। हाँ, बताओ, सिद्धार्थ ने बताया, बाकी बच्चे बताओ कि इसका जो एक्सचेंज होगा ऑक्सीजन का, अगर प्योर और इम्प्योर आपस में कांटेक्ट में आएंगे तो ऑक्सीजन के एक्सचेंज का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा? प्योर टू इम्प्योर होगा या इम्प्योर टू प्योर होगा? यस, गायत्री का भी आंसर सही है, वेदिका का भी एकदम बिल्कुल है। ठीक है, अच्छा, अब एक बात और बता दो, कितना एक्सचेंज होगा? ये मैं बताता हूं, डिफरेंस के बराबर एक्सचेंज होगा। दोनों में जितना डिफरेंस है उसके बराबर एक्सचेंज दोनों में होगा। याद रखना, इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। डिफरेंस कितना है? 55। तो एक्सचेंज कितना होगा? एक्सचेंज 55 के बराबर होगा। इस बात को अच्छी तरह से दिमाग में सेट करके रखना। एक्सचेंज कितना होगा? 55 के बराबर होगा। जरा इस बात को समझ लो जरा, क्योंकि इस बात को समझने की बहुत जरूरत है। तो ऑब्वियसली कहां होगा?
ये प्योर से इम्प्योर के साइड में होगा। कितना होगा? डिफरेंस के बराबर होगा। इसका मतलब इस एक्सचेंज के बाद इम्प्योर में जो प्रेशर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 40 पहले से था, 55 और आ गया, तो 40 + 55 मतलब 95 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, प्योर में से 55 जो है निकल गया, तो प्योर में क्या हुआ? यहां से 55 बाहर निकल गया, तो यहां कितना रह जाएगा? यहां पर रह जाएगा 40। गॉट इट माई पॉइंट और नॉट? क्या ये पॉइंट एकदम क्लियर समझ में आ रहा है? क्योंकि ये सारा इसी पर बेस है। ये जो जितना हम आगे पढ़ने वाले हैं वो इस पर ही मतलब बेस है। ये सही आंसर आप लोगों ने दिया है। मतलब उसका बेसिक कंसेप्ट यही है कि अगर प्योर और इम्प्योर ऑक्सीजन या ब्लड आपस में कांटेक्ट में आएंगी तो जो ऑक्सीजन का फ्लो है वो कैसा होगा? ऑक्सीजन का फ्लो प्योर से इम्प्योर के साइड में होगा। कितना फ्लो होगा? डिफरेंस के बराबर होगा। और जब फ्लो डिफरेंस के बराबर होगा, अच्छी तरह से याद रखना, जब फ्लो डिफरेंस के बराबर होगा तो प्योर में कितना रह जाएगा? 40, और इम्प्योर में कितना रह जाएगा? 95। लेकिन भाई अब एक बात और समझ लो, एक बात यहाँ पे और समझ लो जरा अच्छी तरह से, कि 95 तो प्योर का पार्शियल प्रेशर था और 40 किसका था? 40 इम्प्योर का था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो पहले इम्प्योर ब्लड था वो अब कैसा ब्लड हो गया? जो पहले इम्प्योर ब्लड था वो अब प्योर ब्लड हो गया, और जो पहले प्योर ब्लड था वो अब इम्प्योर ब्लड हो चुका है। गॉट इट माई पॉइंट और नॉट? मतलब जब भी एक्सचेंज होगा तो जो प्योर ब्लड है वो इम्प्योर ब्लड में बदल जाएगा, और जो इम्प्योर ब्लड है वो किस में बदल जाएगा? इम्प्योर ब्लड प्योर ब्लड में बदल जाएगा। यस, वेरी गुड सिद्धार्थ, करेक्ट। इम्प्योर, सिद्धार्थ ने लिखा है इम्प्योर बिकम प्योर एंड वाइस वर्सा। बिल्कुल ठीक बात है। मतलब जब भी एक्सचेंज होगा तो इम्प्योर ब्लड किस में बदल जाएगा? प्योर ब्लड में। और प्योर ब्लड किस में बदल जाएगा? इम्प्योर ब्लड में। जरा एक बार सारे बच्चे मुझे बता दो, क्या ये पूरा कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर है? एकदम से समझ में आ चुका है? जरा सारे बच्चे मुझे बता दो। हाँ, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। तो अब जल्दी से एक काम करो, जरा इसको नोट कर लो, हेडिंग डालो फंडामेंटल ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और उसमें जरा जल्दी से इसको नोट कर लो, फंडामेंटल ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जल्दी से ये हेडिंग डालो और इसको नोट कर लो, फिर मैं इसको मिटाने वाला हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी से नोट कर लेंगे इसको। हाँ, हेडिंग नोट करो इसका, फंडामेंटल ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये इसका हेडिंग है। फंडामेंटल ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये इसका हेडिंग है। फंडामेंटल ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये इसका हेडिंग है। और उसमें जल्दी से इस पेज पर जो भी लिखा हुआ है फटाफट उसको नोट कर लो, फंडामेंटल ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस।
हाँ, क्या ये कंप्लीट कर लिया है सभी बच्चों ने? इसको नोट अवश्य करते जाएंगे, भले ही आपको फोटो खींचना है फोटो खींच लो, लेकिन एक बार नोट जरूर करना, क्योंकि जब तुम अपने हाथ से नोट करते हो तो उसको समझना बहुत आसान होता है, इस बात को याद रखना। तो भले ही उसका फोटो खींच लेना, बट उसको नोट एक बार अवश्य करना, उसके लिए मैं टाइम दे रहा हूं। हम अपना टाइम खर्च कर रहे हैं, क्यों खर्च कर रहे हैं? ताकि हम बेहतर ढंग से उसको परफॉर्म कर सकें। तो उसको नोट एक बार अवश्य करना है, इस बात को अच्छी तरह से दिमाग में सेट करके रखना है। क्या सभी बच्चों ने नोट कर लिया है इसको? आगे आगे बढ़ा जाए। चलो, हाँ चलो, अब यहां से आगे बढ़ते हैं। अब जरा इसी बात को हम अप्लाई करते हैं किसके ऊपर? अब इसको थोड़ा सा अप्लाई करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर, जरा इसको हम अप्लाई करते हैं। ऑक्सीजन के ऊपर तो हमने कर लिया, अब कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर हम थोड़ा सा इसको अप्लाई करते हैं। देखो, अब थोड़ा हम बात कर लें पार्शियल प्रेशर फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब थोड़ा सा हम बात कर लें किसके बारे में? PCO2 के बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ डिस्कस कर लें। किसके बारे में? PCO2, पार्शियल प्रेशर फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। वही हमने लिया, प्योर लिया हमने, और दूसरे साइड में हमने क्या लिया? दूसरे साइड में हमने इम्प्योर लिया। और उसके बाद फिर हमने बात किया किसका? डिफरेंस के बारे में बात किया। एक साइड में हमने प्योर लिया, दूसरे साइड में इम्प्योर लिया, फिर उनके डिफरेंस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर प्योर ब्लड या एयर में कितना होता है? 40। इम्प्योर में एनसीईआरटी 45 लिखता है, मेडिकल साइंस की बुक लिखती है 46। लेकिन फिलहाल हम एनसीईआरटी की बात मान लेते हैं। तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 5। कितना डिफरेंस हो जाएगा? दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 5। हम फिलहाल 45 मान लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5। इस बात को याद रखना। अब देखो, अगर ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट में आएंगे, अब मुझे बताओ कार्बन डाइऑक्साइड कहां जाएगा? इम्प्योर से प्योर के साइड में जाएगा कि प्योर से इम्प्योर के साइड में जाएगा? जरा जल्दी से मुझे मैसेज करके ये बताओ। कार्बन डाइऑक्साइड प्योर से इम्प्योर के साइड में जाएगा, सिद्धार्थ ने लिखा है बिल्कुल सही लिखा है, या इम्प्योर से प्योर के साइड में? वेदिका ने भी बिल्कुल सही लिखा है। ठीक है, बाकी बच्चे भी जल्दी से लिख देंगे कार्बन डाइऑक्साइड का फ्लो किस साइड में होगा? प्योर से इम्प्योर के साइड में या इम्प्योर से प्योर के साइड में? जल्दी से बता दो। यस, गायत्री ने भी लिख दिया है। हाँ, बाकी बच्चों ने भी लिख दिया है, मतलब ये बात तुम लोगों को समझ में आ गई। अब जरा यहाँ पे आ जाओ, तो ये फ्लो कहाँ होगा? ये इम्प्योर से प्योर के साइड में इसका फ्लो होगा। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। कहाँ चला जाएगा? ये यहाँ से यहाँ के साइड में जाएगा। कितना जाएगा? डिफरेंस के बराबर जाएगा। तो प्योर में कितना हो जाएगा? प्योर में हो जाएगा 45, और क्योंकि ये 40 था प्लस 5 हो गया, और यहाँ पे कितना है? ये माइनस हो जाएगा, -5 हो जाएगा, तो यहाँ -5 हो जाएगा, तो यहाँ कितना रह जाएगा? 40। इसका मतलब जो पहले इम्प्योर ब्लड था वो कैसा ब्लड हो गया? वो प्योर ब्लड हो गया। और जो पहले प्योर ब्लड था वो अब कैसा ब्लड हो गया? वो अब इम्प्योर ब्लड हो गया। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। पहले जो प्योर ब्लड था वो इम्प्योर हो गया, और जो पहले इम्प्योर ब्लड था वो अब कैसा हो गया? वो अब प्योर ब्लड हो गया। जरा इस बात को दिमाग में सेट करके रखना है। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी सभी बच्चों को, है ना? सभी को समझ में आ गई होगी। जल्दी से एक बार अपना रिस्पॉन्स दो। तुम्हारा रिस्पॉन्स जो है देने से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, मुझे लगता है कि मैंने समझा दिया, समझ गए ना, इसलिए तुरंत दे दिया करो रिस्पॉन्स। अगर कुछ नहीं समझ आ रहा है तो बता दिया करो कि नहीं समझ आया। हाँ, प्योर, हाँ गायत्री, प्योर मतलब ऑक्सीजनेटेड, इम्प्योर मतलब डीऑक्सीजनेटेड। सभी बच्चे ये बात समझ लेंगे। प्योर का मतलब यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजनेटेड, और इम्प्योर का मतलब क्या है? डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है ना?
चलो अब जल्दी से इस बात को भी नोट करो, फिर हम आगे बढ़े। ये इसका फंडामेंटल था और इसका फंडामेंटल हमने डिस्कस कर लिया। इसका जो फंडामेंटल था वो हमने डिस्कस कर लिया है। इसके फंडामेंटल के बारे में जितनी बात हमें करनी थी उतनी बात हमने कर ली है। तो अब इसके फंडामेंटल के बारे में कोई बात हमें नहीं करना है, सीधे पॉइंट पर आना है, टॉपिक पर आना है। क्योंकि इसका फंडामेंटल के बारे में जो भी हमें बात करना था वो हमने कर लिया है। चलो नोट कर लिया सभी बच्चों ने। अब हम सीधा सीधा टॉपिक पर आ जाते हैं। फंडामेंटल के बारे में हमें जितना डिस्कशन करना था उतना डिस्कशन हमने कर लिया है। अब सीधे सीधे हम लोग टॉपिक की साइड में आ जाते हैं कि टॉपिक ये क्या कहता है। सीधे सीधे उसके बारे में अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे, ये जानने का प्रयास करेंगे ये टॉपिक क्या कहता है। तो अब जरा टॉपिक पर आ जाते हैं। सभी ने इसको कर लिया ना, नोट कर लिया सभी बच्चों ने इसको। चलो अब जरा सीधे हम टॉपिक पर आ जाते हैं और एक और डायग्राम से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। अब जरा पहले तो ये चार्ट आ जाओ। ये चार्ट बिल्कुल एनसीईआरटी का चार्ट, ठीक है। इसमें देखो, यहां पर देखो, इसमें थोड़ा सा अब पहले इसमें देखो, पहले इसमें ऑक्सीजन लिखा है, बाद में कार्बन डाइऑक्साइड लिखा है। देखो ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर में प्रेशर कितना होगा, 159। ये एनसीईआरटी का चार्ट, ठीक है। एल्वियोलाई में कितना होगा, 104। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना होगा, 40। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना होगा, 95। और दोनों का डिफरेंस कितना रह जाएगा, डिफरेंस रह जाएगा 45। इसी तरह से अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं तो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 0.3%। एल्वियोलाई में इसका प्रेशर, एल्वियोलाई कैसा हो गया, प्योर हो गया, तो कितना हो जाएगा, 40। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना हो जाएगा, 45। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में भी कितना हो जाएगा, 40। डिफरेंस हो जाएगा 45। मेरे ख्याल से ये चार्ट सभी बच्चों को परफेक्टली समझ आ गया होगा। और ये सीधे सीधे एनसीईआरटी का चार्ट है, जो हमने डिस्कस किया है वही सब बातें यहां पर है, केवल ये एटमॉस्फेयर का वैल्यू इसमें ऐड कर दिया है। गॉट इट माय पॉइंट। हाँ, ये वैल्यू इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एनसीईआरटी की वैल्यू, एनसीईआरटी का चार्ट है। तो देखो बाकी में तो 40 और 95, 40 केवल दो ही वैल्यू इसमें अलग है, एक तो 159 और 104। अच्छा अब जरा यहां पर आ जाओ, एक चार्ट ये मैंने बनाया, थोड़ा इसको भी देख लो। इन प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड PO2 कितना होगा, 95। और PCO2 कितना होगा, 40। इसी तरह से इन इम्प्योर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड PO2 कितना होगा, 40। PCO2 46 या 45। इसका डिफरेंस कितना हुआ, 55 mmHg। इसका कितना हुआ, 5 to 6 mmHg। अभी अभी जो हमने चार्ट बनाया वही चीज यहाँ पर है, ठीक है। अब जरा थोड़ा आगे बढ़ जाओ। अब जरा इसका फाइनल जो मतलब फॉर्म है, थोड़ा सा इसके फाइनल फॉर्मेट के बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर लें। अब जरा इसके फाइनल फॉर्मेट के मामले में थोड़ा सा हम यहाँ पे डिस्कस कर लें। एक और भी डायग्राम है इसका, एक मिनट। ये तो एनसीईआरटी का डायग्राम, इसको तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। जरा एक मिनट रुक जाओ, जरा एक डायग्राम में और समझा देता हूँ, जरा उसको समझो, जरा एक डायग्राम को समझो जरा। देखो एक डायग्राम को जरा हम यहाँ समझ लेते हैं तो ये चीजें और आसान हो जाएंगी। थोड़ा सा एक डायग्राम हम समझ लेते हैं। देखो थोड़ा देर के लिए हमने मान लिया ये हो गया लंग्स, ये लंग्स है और ये है टिश्यू। ये लंग्स और ये टिश्यू, ठीक है। और दोनों के बीच में क्या है, दोनों के बीच में है ब्लड। ये दोनों के बीच में हमने क्या बनाया, दोनों के बीच में हमने बनाया ब्लड।
ठीक है, अब जरा ध्यान से जो मैं डायग्राम बनाने जा रहा हूं, अब मान लो कि इस साइड में हमने लिया प्योर ब्लड और इस साइड में प्योर मतलब ऑक्सीजनेटेड, और मान लो कि इस साइड में हमने ले लिया इम्प्योर मतलब डीऑक्सीजनेटेड। अगर हम टिश्यू में जाएंगे तो टिश्यू में ये उल्टा हो जाएगा, उल्टा होने का मतलब इस साइड में हो जाएगा इम्प्योर और इस साइड में हो जाएगा प्योर। गॉट इट माय पॉइंट? क्या ये डायग्राम सभी बच्चों को समझ आ रहा है? जल्दी से बताओ मुझे, क्या सारे बच्चे ये डायग्राम समझ पा रहे हैं? हाँ, जल्दी से बता देंगे। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो। अब देखो प्योर ब्लड में PO2 कितना होगा? यहां पर प्योर ब्लड में जो PO2 होगा कितना होगा? 95 होगा। और इम्प्योर में कितना होगा? 40 होगा। और लंग्स का तो हमें पता ही है, लंग्स में कितना होता है? 104 होता है। लंग्स में कितना होता है? 104 होता है ना। लंग्स में तो अभी अभी हमने पढ़ा है कि 104 होता है। ठीक है, अब देखो यहां पर टिश्यू में कैसा है? इम्प्योर है, मतलब यहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 40 है। ठीक है, अब देखो ये प्योर ब्लड जो है, ये जो है किसके कांटेक्ट में आएगा? टिश्यू के अंदर नहीं जाएगा, टिश्यू के मतलब ये टिश्यू के अंदर जाएगा, सेल के कांटेक्ट में ये ब्लड जाएगा। ठीक है, इसमें कितना है? 95 है, इसमें कितना है? 40। तो मुझे बता दो कि अब जो ऑक्सीजन जाएगी वो ब्लड से टिश्यू में जाएगी या टिश्यू से ब्लड में जाएगी? ये जरा मुझे लिखकर बता दो। ऑक्सीजन जो जाएगी वो ब्लड से टिश्यू में जाएगी या टिश्यू से ब्लड में जाएगी? वेरी गुड, सिद्धार्थ ने एकदम सही लिखा है। जरा बाकी बच्चे भी मुझे बता दो, जरा एक बार लिखकर बता दो कि जब ब्लड जो है टिश्यू के अंदर जाएगा तो जो ब्लड का फ्लो होगा वो किस साइड में होगा? वेदिका ने भी एकदम सही लिखा है, बाकी बच्चे भी जल्दी से लिख दो। ब्लड से कहां होगा? टिश्यू में होगा। यस, हाँ यस, धनश्री ने भी एकदम सही लिखा है। और ठीक है, तो इसका मतलब ये बात आपको समझ में आ चुकी है। और कितना होगा हमें मालूम है, डिफरेंस के बराबर ये एक्सचेंज होगा। ये जो एक्सचेंज होता है कितना होता है? डिफरेंस के बराबर होता है ना। तो अब देखो कितना एक्सचेंज होगा? ये एक्सचेंज होगा 55 के बराबर। अब जब 55 के बराबर एक्सचेंज हो जाएगा तो ब्लड में PO2 कितना रह जाएगा? 40 रह जाएगा। रहेगा कि नहीं? ब्लड में कितना रह जाएगा? ब्लड में 40 रह जाएगा। ठीक है, और टिश्यू में कितना हो जाएगा? टिश्यू को देखो ये मिल गया, टिश्यू को 55 मिल गया, इसमें 40 था। अब टिश्यू में कितना हो जाएगा? 95 हो जाएगा। टिश्यू में कितना हो जाएगा? 95 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? यस, वेरी गुड। ऐसे ही फटाफट दिया करो रिस्पॉन्स, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, मुझे लगता है मैं अच्छे ढंग से तुम्हें समझा पा रहा हूं। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब ये ब्लड कहाँ जाएगा? अब ये ब्लड जाएगा लंग्स में। अब लंग्स में तो 104 है, लेकिन उतना रिसीव करने की कैपेसिटी ब्लड की नहीं है। ब्लड की कैपेसिटी कितना रिसीव करने की है? वो 55 रिसीव करने की। 104 तक रिसीव करने की कैपेसिटी ब्लड की नहीं है। तो ब्लड जब यहां से बाहर निकलेगा तो उसका कितना हो जाएगा? उसका हो जाएगा 95। गॉट इट माई पॉइंट? क्या ये डायग्राम सभी बच्चों को समझ आ रहा है? मुझे जल्दी से बताओ, क्या ये जो हमने डायग्राम बनाया, क्या सभी बच्चे इसको समझ पा रहे हैं? एकदम से क्रिस्टल क्लियर है? एकदम से क्रिस्टल क्लियर है या नहीं है?
ठीक है, ठीक है ना। एक एक बार फिर समझ लो जरा, एक बार इसको और समझो। देखो यहां हमने ये क्या बनाया, ये हमने बनाया लंग्स, ये हमने बनाया टिश्यू। दोनों के बीच में क्या है, दोनों के बीच में ब्लड है। ठीक है ना, दोनों के बीच में क्या ब्लड है। और इस साइड में कैसा ब्लड, ये प्योर ब्लड है, ये इम्प्योर ब्लड है। प्योर ब्लड में PO2 कितना है 95, इम्प्योर में 40। टिश्यू का ये साइड इम्प्योर है, इसमें कितना हुआ 40। ब्लड टिश्यू में पहुंचा, 55 का एक्सचेंज हुआ, ब्लड में रह गया 40, टिश्यू में हो गया 95। ठीक है। और जब ये लंग्स के अंदर पहुंचा तो यहां पर इसने कितना रिसीव किया, 55 रिसीव किया, जिससे फिर कितना हो गया, फिर से ये 95 हो गया। अब जरा ऐसा ही एक डायग्राम हम बना ले, किसके लिए, कार्बन डाइऑक्साइड। देखो ये वाला डायग्राम तो हमने ऑक्सीजन के लिए बनाया, ये जो हमने डायग्राम बनाया ये तो हमने ऑक्सीजन के लिए बनाया। ठीक है, अब ऐसा ही एक डायग्राम हम बना लें, किसके लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। ऐसा ही एक डायग्राम हम बना लें। ठीक है, देखो इसमें ये क्या हो गया, ये हो गया लंग्स, और ये हो गया टिश्यू, और दोनों के बीच में क्या है, दोनों के बीच में है ब्लड। कैसा ब्लड है, इस साइड में प्योर और ऑक्सीजनेटेड, इस साइड में इम्प्योर और डीऑक्सीजनेटेड। और यहाँ टिश्यू में कैसा है, यहाँ पर है इम्प्योर, और यहाँ पर कैसा हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा प्योर। ठीक, अब जरा समझो, अब मुझे बताओ प्योर ब्लड में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना होगा, 40 होगा। ठीक है, बताओ सारे बच्चे, 40 होगा ना। अच्छा, इम्प्योर में कितना, इम्प्योर में कितना होगा, 45 होगा। ठीक है ना, गॉट इट माई पॉइंट। इम्प्योर में कितना होगा, 45 ही होगा ना। अच्छा, अब यहां पर भी कितना है इम्प्योर, तो यहां पर कैसा होगा, 45 होगा। अब ये प्योर ब्लड पहुंचा कहां पर, टिश्यू के अंदर। टिश्यू क्या करेगा, डिफरेंस के बराबर कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड को दे देगा, मतलब 5 के बराबर दे देगा। अब 5 के बराबर दे दिया तो टिश्यू में कितना रह जाएगा, टिश्यू में रह जाएगा 40, और ब्लड में कितना हो जाएगा, ब्लड में हो जाएगा 45। ठीक है, और ये 45 कहाँ पहुंचेगा, लंग्स में। लंग्स में तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही कम है, बट ये रिलीज कितना कर सकता है, ये तो 5 के बराबर ही रिलीज कर सकता है, उससे ज्यादा कर ही नहीं सकता, 5 के बराबर रिलीज कर सकता है। और ये जब जो है 5 के बराबर रिलीज कर देगा तो यहाँ कितना बच रहेगा, यहाँ पर 40 बच रहेगा। अब जरा मुझे सारे बच्चे फटाफट प्रोसेस करके बताओ, ये सारा टास्क समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एकदम क्लियर है या नहीं, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यही बात इसमें समझने की है, और कुछ इसमें समझने का नहीं है। जरा सारे बच्चे अपना बताएंगे कि ये, हाँ एकदम क्लियर है, हाँ वेदिका का भी रिस्पॉन्स आ गया, सिद्धार्थ का भी आ गया, बाकी बच्चे बताएंगे। अगर क्लियर नहीं है मैं फिर समझाऊंगा, याद रखना समझाने के लिए मैं कभी आज तक किसी बच्चे को नहीं डांटा हूं। समझ गए ना, पढ़ाते पढ़ाते मुझे 25 साल हो गए। अगर तुम्हें नहीं समझ आएगा तो मैं उसके लिए, तो मैं ये मानता हूं कि अगर मैं नहीं समझा पाया तो मेरी गलती है, क्योंकि टीचर को कम से कम समझाना तो आना चाहिए। तो मैं इस बात के लिए आज तक बच्चों को नहीं डांटा हूं, आगे भी नहीं डांटूंगा, इस बात को याद रखना। तो ये सभी बच्चों को समझ में आ चुका है, तो जल्दी से बेटा ये दोनों डायग्राम बना लो, इन दोनों को फटाफट कॉपी कर लो, क्योंकि इसको समझने के लिए इससे अच्छा तरीका है नहीं। हाँ जल्दी से बना लो इसको, ये दोनों डायग्राम फटाफट बना लो।
भले ही फोटो खींचना, लेकिन एक बार हाथ से अवश्य बनाना, क्योंकि जब तुम हाथ से बनाते हो तो वो याद हो जाता है, फोटो खींचने से याद नहीं होता, ये बात याद रखना। फोटो आपके यहाँ काम आ जाएगा, एग्जामिनेशन में फोटो काम नहीं आएगा। तो निश्चित रूप से डायग्राम हाथ से बनाना, ऐसा नहीं करना है कि फोटो तुमने खींच लिया बात खत्म कर दिया, ऐसा नहीं करना। डायग्राम को निश्चित रूप से एक बार हाथ से भी बनाना है। और फोटो खींचने के लिए मैं पीडीएफ अपलोड करता हूं, वहां से भी फोटो खींच सकते हो, सारा लेक्चर तुम्हारा अपलोड होता है, उसमें से भी फोटो खींच सकते हो। तो अभी फोटो खींचने में टाइम खराब मत करो, अभी अभी पूरा टाइम इस्तेमाल करो इसको बनाने में। अभी हम पूरा टाइम इस्तेमाल करेंगे इसको बनाने में। क्या बना लिए सभी बच्चे इसको? एकदम क्लियर बनाना, समझ में आना चाहिए, समझ गए ना, एकदम क्लियर ढंग से बनाओ। हाँ गायत्री, ये क्वेश्चन फोन करके पूछना, ठीक है? चलो, हाँ बना लिए इसको। क्या सभी बच्चों का ये कंप्लीट हो गया है? आगे बढ़ो। चलो अब यहां से आगे बढ़ते हैं। हाँ अब जरा एक बार ये डायग्राम देख लो, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, जरा इसको देख लो। हमने ये दो डायग्राम में बनाया, उसके पहले एक डायग्राम ये देख लो। नहीं यही देख लो, सीधा यही डायग्राम। अच्छा पहले एक डायग्राम ये देख लो। देखो इन्होंने एल्वेलाई, ये एल्वेलाई बनाया। एल्वेलाई का मतलब क्या है? एल्वेलाई का मतलब होता है लंग्स, ठीक है? अब देखो ये हार्ट का राइट साइड है, यहां पर याद रखना ब्लू कलर का मतलब क्या है? डीऑक्सीजनेटेड और इम्प्योर ब्लड, और रेड कलर का मतलब है ऑक्सीजनेटेड और प्योर ब्लड। इस बात को जरा अच्छी तरह से दिमाग में सेट करके रखना। अब जरा ध्यान से देखो, ये राइट ऑरिकल है और ये राइट वेंट्रिकल है, ये राइट ऑरिकल और ये राइट वेंट्रिकल, ठीक है? हार्ट को हमने यहां दो भागों में बना लिया। हाँ ठीक है, पिंक और रेड एक ही बात है सिद्धार्थ, वो ये दोनों एक ही जैसी बात है। यहाँ पर डार्क रेड है, ठीक है? तो देखो ये क्या हुआ, ये यहाँ पर अच्छी तरह से देख लो। अब देखो ये राइट ऑरिकल और ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट ऑरिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। अब देखो, अब यहां पे ध्यान से देखना, राइट वेंट्रिकल से क्या बाहर निकलता है? यहां से बाहर निकलता है पल्मोनरी आर्टरी, और पल्मोनरी आर्टरी कहां खुल जाती है? लंग्स में जाकर खुल जाती है, ठीक है? जब ये अपने कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देगी और ऑक्सीजन को रिसीव कर लेगी, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा पल्मोनरी वेन। क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा पल्मोनरी वेन। जब ये का, यस वेरी गुड वेदिका, ये बन जाएगा पल्मोनरी वेन। तो अब जरा ध्यान से देखो, नीचे क्या है? टिश्यू। अब पल्मोनरी वेन में कैसा ब्लड होता है? प्योर ब्लड होता है ना। पल्मोनरी वेन जब ये कहां पहुंचेगी? पल्मोनरी वेन पहुंचेगी लेफ्ट ऑरिकल में, और यहां से ये कहां जाएगी? लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या बाहर निकलेगी? सिस्टेमिक आर्टरी। सिस्टेमिक आर्टरी अपना ब्लड कहां पहुंचाएगी? टिश्यू में पहुंचाएगी। ये देखो टिश्यू में पहुंच गया, सिस्टेमिक आर्टरी ने कहां पहुंचा दिया? यस वेरी गुड सिद्धार्थ का आपने बिल्कुल सही लिखा है, बेन टुवर्ड्स हार्ट एंड आर्टरी अवे फ्रॉम हार्ट, बिल्कुल ठीक बात है। तो देखो ये सिस्टेमिक आर्टरी ने ब्लड कहां पहुंचाया? इसने टिश्यू को पहुंचाया, और यहां पर इसने ऑक्सीजन दे दिया, कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव कर लिया। अब ये ब्लड कैसा हो गया? डीऑक्सीजनेटेड हो गया। तो अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, तो ये सिस्टेमिक वेन से होकर कहां पहुंचेगा? राइट ऑरिकल में, और फिर राइट ऑरिकल से कहा जाएगा? राइट वेंट्रिकल। एक बार फिर समझो, एक बार फिर समझो। देखो
पूरी बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड, अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सिस्टेमिक वेन से होकर कहां पहुंच जाएगा? राइट ऑरिकल। राइट ऑरिकल से कहां पहुंच जाएगा? राइट वेंट्रिकल। फिर राइट वेंट्रिकल से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी से होकर लंग्स में जाएगा। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड को ये क्या करेगा? रिलीज कर देगा, ऑक्सीजन को रिसीव कर लेगा। अब ये हो जाएगी पल्मोनरी वेन, ये पहुंचेगा लेफ्ट ऑरिकल। फिर लेफ्ट ऑरिकल से कहा जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। वहां से ये जाएगा टिश्यू में, ऑक्सीजन दे देगा, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा, फिर से ये इम्प्योर ब्लड हो जाएगा। अब यहां पे देख लो, सिस्टेमिक वेन में कैसा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड। तो PO2 कितना होगा? 40, और PCO2 कितना होगा? 45। इसी तरह से सिस्टेमिक आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो PO2 कितना होगा? 95, और PCO2 कितना होगा? PCO2 हो जाएगा 40। ठीक है। और एल्वेओलाई में PO2 कितना है? 104, और PCO2 कम ही होता है। बात समझ में आ गई? तो जरा मुझे बताओ, क्या ये डायग्राम सभी बच्चों को समझ आ रहा है? क्या ये डायग्राम क्रिस्टल क्लियर एकदम से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्या सभी बच्चों को एकदम से समझ में आ रहा है? इसमें थोड़ा सा सर्कुलेशन का वो आ गया है। अगर किसी किसी भी बच्चे को समझ में दिक्कत है तो अभी मैं एक सर्कुलेशन का डायग्राम बना के, अच्छा एक डायग्राम जरा सर्कुलेशन का देख ही लो। वैसे हार्ड में हम पढ़ेंगे, बट एक डायग्राम सर्कुलेशन का देख लो, तो ये बात और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगी। जरा देख लो, एक एक डायग्राम सर्कुलेशन का भी देख लो। हाँ, जरा एक डायग्राम सर्कुलेशन का भी देख लो। देखो, सर्कुलेशन में हम लोग कैसे बनाते हैं? सर्कुलेशन में हम लोग, देखो सर्कुलेशन को जब आसान तरीके से हमें बनाना होता है तो हम क्या करते हैं? बीच में हार्ट बना देते हैं। ये राइट ऑरिकल है, ये लेफ्ट ऑरिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। इस साइड में हम बना देते हैं लंग्स, और इस साइड में हम बना देते हैं बॉडी ऑर्गन। हम चाहें तो उसे टिश्यू भी कह सकते हैं। अब देखो, राइट वेंट्रिकल का इम्प्योर ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से होकर कहाँ जाएगा? लंग्स में। लंग्स में ये प्योर हो जाएगा, और ये प्योर ब्लड पल्मोनरी वेन से होकर कहाँ जाएगा? पल्मोनरी वेन से होकर ये लेफ्ट ऑरिकल में जाएगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर ये सिस्टेमिक आर्टरी से होकर, सिस्टेमिक आर्टरी से होकर कहाँ जाएगा? टिश्यू में। टिश्यू में ये इम्प्योर हो जाएगा, फिर ये इम्प्योर ब्लड सिस्टेमिक वेन से कहाँ जाएगा? ये जाएगा सिस्टेमिक वेन से जाएगा ये राइट ऑरिकल। क्या ये डायग्राम सभी बच्चों को समझ आ गया, ये जो बनाया है? एकदम से क्रिस्टल क्लियर है या थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है? एकदम से क्लियर है? तो अब जरा इस डायग्राम को एक बार फिर से देखो। अगर ये अगर इसको बनाना हो तो बना लो जल्दी से। अगर इस डायग्राम को बनाना है, बना ही लो, इसके साथ ही बना लो, बात और ज्यादा समझ में आएगी, क्लैरिटी थोड़ा सा और बढ़ जाएगी। छोटा सा डायग्राम है, बना लो 1 मिनट में, क्लैरिटी थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ जाएगी। PA मतलब पल्मोनरी आर्टरी, PB मतलब पल्मोनरी वेन, ऐसे मतलब सिस्टेमिक आर्टरी, SB मतलब सिस्टेमिक वेन।
क्या बना लिया डायग्राम ये? देखो डायग्राम सारे बनाते जाना, फोटो तुम खूब खींचना, फोटो किसी काम में नहीं आएंगे तुम्हारे, उसमें रह जाएंगे मोबाइल में, बट जो डायग्राम तुम कॉपी पे बनाओगे ये एग्जामिनेशन तक तुम्हारे साथ जाएगा, याद रखना। एग्जामिनेशन में ये तुम्हारे साथ एंटर करेगा और बहुत ज्यादा फायदा इससे तुम्हें एग्जामिनेशन में होने वाला है। चलो अब जरा उस डायग्राम पे जहां हम थे वहां आ जाते हैं। इसको मैंने कई तरह से बनाया, सारे तरीके मैं तुम्हें बताऊंगा। अब मुझे बता दो ये डायग्राम एकदम एकदम क्लियर है? ये डायग्राम जो अब अभी अभी हमने जिसको समझा था, इसमें क्लैरिटी थोड़ी सी और बढ़ गई या नहीं बढ़ी? एकदम क्रिस्टल क्लियर है ये डायग्राम? हाँ जल्दी से एकदम क्रिस्टल क्लियर है? तो अब जरा ये वाला डायग्राम देखो, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। एनसीईआरटी में एज सच ये डायग्राम है। देखो ये हुआ राइट ऑरिकल, ये लेफ्ट, ये राइट वेंट्रिकल। ठीक है, देखो राइट ऑरिकल से क्या निकला, पल्मोनरी आर्टरी। इसने कार्बन डाइऑक्साइड किसको दे दिया? इसने कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया एल्वेलाई को, और ऑक्सीजन यहां से ले लिया। अब ये पल्मोनरी वेन से होकर कहां पहुंच जाएगा, लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल से कहां पहुंच जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर सिस्टेमिक आर्टरी से होकर ये कहां पहुंच जाएगा, टिश्यू में। वहां पर ऑक्सीजन देगा, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा, और सिस्टेमिक वेन से ये कहां आ जाएगा, राइट ऑरिकल के अंदर आ जाएगा। ये एग्जैक्टली एनसीईआरटी का डायग्राम है। ये मैंने एनसीईआरटी से लिया, एग्जैक्टली एनसीईआरटी का डायग्राम है। तो मेरे ख्याल से ये डायग्राम भी एकदम समझ आ गया होगा। ये डायग्राम भी एकदम क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है ये डायग्राम या नहीं है? क्रिस्टल क्लियर है। चलो अच्छा, तो ये जो हमारा टॉपिक है, ये जो हमारा टॉपिक है, याद रखना, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये यहां पर कंप्लीट हो जाता है। कुछ और भी डायग्राम मैंने बनाए हैं, देखना है तो देख लो, हालांकि कोई खास मतलब है नहीं इसका। देखो चाहो तो ये डायग्राम भी देख लो, ये डायग्राम भी सेम डायग्राम है, मैंने अलग अलग तरीके से बनाया है, ताकि कई तरीके से मैं डायग्राम बनाता हूं जिससे चीजों में क्लैरिटी बनी रहती है, चीजों में क्लैरिटी बनी रहती है। बाकी ये डायग्राम भी कुल मिलाकर वही बात कह रहा है जो अभी तक हमने बनाई है। ये डायग्राम समझ आ रहा है सभी बच्चों को? इसमें थोड़ा वैल्यू भी मैंने ऐड कर दिया, कहां से निकलकर कहां कितना जाएगा, उसको भी मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया है। हाँ, क्या सभी बच्चों को ये डायग्राम समझ आ रहा है? बेसिकली वही हम बना रहे हैं। देखो ऊपर हमने प्योर लिख दिया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और नीचे हमने इम्प्योर लिख दिया। बेसिकली वही डायग्राम हम बना रहे हैं क्लैरिटी को बढ़ाने के लिए, ताकि ज्यादा क्लैरिटी उसमें रहे। क्या सभी बच्चों को ये डायग्राम समझ में आ चुका है? ये डायग्राम जो अभी आपके सामने है, क्या सभी बच्चों को समझ आ रहा है, क्रिस्टल क्लियर है एकदम से, कोई डाउट तो नहीं है ना? बिल्कुल सारे टेस्ट होंगे, याद रखना, टॉपिक खत्म होगा उसके बाद जो है टेस्ट होगा। ठीक है ना, होगा टेस्ट। ठीक है, अब जरा एक डायग्राम और देख लो। ये तो हो गया ऑक्सीजन वाला, एक डायग्राम और देख लो। ये डायग्राम भी, ये डायग्राम अब जरा, जैसा वो डायग्राम ऑक्सीजन के लिए था, वैसे ये डायग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, सेम डायग्राम है, बट ये कार्बन डाइऑक्साइड के लिए है, वो ऑक्सीजन के लिए था। अब जरा इस डायग्राम को एक बार और ध्यान से देख लो। सेम डायग्राम है, बट ये किसके लिए है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। हाँ, क्या ये डायग्राम पूरी तरह से समझ आ चुका है?
टेस्ट का तरीका हम डेवलप करेंगे सिद्धार्थ, उसका उसका तरीका हम डेवलप करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गया सभी बच्चों को? हाँ, तो अब जरा इसमें से एक दो कुछ कुछ एक डायग्राम बना लो जिनसे बात समझ में आ जाएगी। सबसे पहले तो एक डायग्राम ये वाला बनाओ। देखो ये वाला तुम्हारे एनसीईआरटी में है, ये वाला डायग्राम लेकिन तुम बना लो, जल्दी से ही डायग्राम बना लो। ये आसान डायग्राम है, उस डायग्राम को ये ज्यादा ज्यादा क्लियर बनाएगा। ये डायग्राम एक बार ड्रॉ कर लो। क्या ये डायग्राम कंप्लीट हो गया? सिद्धार्थ का रह गया है, कंप्लीट कर लो सिद्धार्थ जल्दी से। जिन बच्चों का रह गया जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे जल्दी से। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे, और कम से कम एक दिन वीडियो अपने स्टेटस पर लगा कर रखेंगे, उससे मुझे फायदा होगा। हो गया? चलो एक डायग्राम और बना लो तो बात एकदम एकदम क्लियर हो जाएगी। अच्छा, थोड़ा सा तो जरा एक दो बातों का थोड़ा सा जरा रीडिंग कर लो। ये देखो, ये एनसीईआरटी का हेडिंग है, जरा इसको एक बार पढ़ लो, एक बार इसको पढ़ लें। देखो पहले ये चार्ट देखो, इसमें देखो क्या लिखा है, फैक्टर फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसका अपना फॉर्मूला है तरुण पीसीएस। पीसीएस का मतलब क्या होता है? पब्लिक सिविल सर्विस। यूपी में जो प्रशासनिक सेवाओं का एग्जाम होता है उसे कहते हैं पीसीएस। अब देखो इसमें पी का मतलब क्या है? थिक। तरुण का मतलब क्या है? थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, ये तरुण का मतलब है। पी का मतलब पार्शियल प्रेशर। सी का मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब दोनों के कंसंट्रेशन में कितना अंतर है। और एस का मतलब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। ये चार फैक्टर हैं कुल मिलाकर जो ये तय करते हैं कि एक्सचेंज होगा उसका क्या क्या होगा। अब ये सारी की सारी एनसीईआरटी की लाइन एक बार पढ़ लो। साइट फॉर एक्सचेंज, alveoli आर द प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस आल्सो अकर्स बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। फिर फैक्टर फॉर एक्सचेंज, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड
carbon dioxide are exchanged in these side by the simple diffusion, mainly based on pressure or concentration gradient. Concentration gradient का मतलब क्या होता है कि उसके प्रेशर में डिफरेंस. Solubility of gases as well as thickness of membrane involved in diffusion are also some important factor that can affect the rate of diffusion. हमारा फॉर्मूला हो गया तरुण PCS. अब आ जाओ पार्शियल प्रेशर. Pressure contributed by an individual gas in mixture of gases is called as partial pressure, and it is represented by PO2 for oxygen and PCO2 for carbon dioxide. Partial pressure in mmHg of oxygen and carbon dioxide at different part involved in diffusion in comparison to those in atmosphere. A gradient is present for carbon dioxide in the opposite direction. मतलब ऑक्सीजन का जहां ज्यादा है वहां कार्बन डाइऑक्साइड का कम है. From tissue to blood and blood to alveoli. ठीक है. फिर उसके बाद एक ये और देख लो. As the solubility of carbon dioxide is 20 to 25 times higher than that of oxygen, the amount of carbon dioxide that can diffuse through the diffusion mechanism per unit difference in partial pressure is much higher compared of the oxygen. इस बात को समझो. ऑक्सीजन का डिफ्यूजन कब होगा? जब डिफरेंस कितना होगा? 55 का होगा. लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन 5 के डिफरेंस पर ही हो जाता है. ऐसा क्यों होता है? 5 के डिफरेंस पर हो जाता है. ऐसा क्यों होता है? जरा इस बात को तुम समझो. 5 के डिफरेंस पर इसलिए हो जाता है ये, क्योंकि इसकी जो सॉल्युबिलिटी है कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत ज्यादा है. और कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी है? कार्बन मोनोऑक्साइड की है. अगर किसी एटमॉस्फेयर में अगर किसी एटमॉस्फेयर में कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा है तो पूरा ब्रीदिंग फेल हो जाएगा. ब्रीदिंग एकदम से फेल हो जाएगा. क्या ये सारे पॉइंट सभी बच्चों को समझ में आ चुके हैं? ये वही पॉइंट है जिनको हमने डिस्कस किया है बार बार. वही सब पॉइंट है. क्या सभी को समझ में आ चुके हैं? यस, बिल्कुल ठीक बात है. सीओ नहीं वेदिका, सीओ देन CO2 देन O2. सीओ देन यस, एज इन द केस ऑफ स्मोकिंग. बिल्कुल सही बात है. स्मोकिंग के केस में भी सही है. और जहां अगर पॉलिथीन वगैरह को कहीं जलाया जाता है उस एरिया में बिल्कुल मत जाना. कार्बन मोनोऑक्साइड वहां बहुत ज्यादा होती है. अगर कहीं भी पॉलीथीन को जलाया जा रहा है उस इलाके में बिल्कुल मत जाना. तो क्या ये बात सभी बच्चों को समझ में आ चुकी है? तो जल्दी से एक डायग्राम और बना लो, ये ऑक्सीजन वाला. बस ये डायग्राम एक और बना लो तो काम कंप्लीट हो जाएगा. यस सिद्धार्थ, करेक्ट. कार्बन मोनोऑक्साइड का हीमोग्लोबिन के साथ परमानेंट बॉन्डिंग हो जाता है, जिसके चलते ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज नहीं होता. जल्दी से ये डायग्राम और बना लो तो कहानी कंप्लीट हो जाएगी. तो ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा. कल हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस के बारे में. और अपने लेवल पर रोजाना रिवीजन करना है शुरू से. जैसे मैं जहां से रिवीजन करवाता हूं वैसे ही रिवीजन अपने लेवल पे करते रहना है. इस बात को याद रखना. अपने लेवल पर वैसा ही रिवीजन करते रहना है. या डेफिनेटली डेफिनेटली. हाँ, क्या इसे कंप्लीट कर लिए हैं?
नहीं वेदिका, कार्बन मोनोक्साइड देन कार्बन डाइऑक्साइड देन ऑक्सीजन। सबसे कम एफिनिटी किसकी होती है? ऑक्सीजन की। और सबसे ज्यादा किसकी होती है? कार्बन मोनोक्साइड की। तो क्या सभी बच्चों ने ये बना लिया है डायग्राम? ठीक है, ओके। तो आज हम लोग यही कंप्लीट करते हैं, कल हम लोग आगे बढ़ेंगे। और जैसे मैं रिवीजन पूरे टॉपिक का करता हूं, तुम्हें तुम्हारे लेवल पर पूरे टॉपिक का रिवीजन करते रहना है। बस इस एक बात को मेंटेन कर लेना, तुम टॉपर बनोगे। 360 में से 360 नंबर तुम्हारे आएंगे, इस बात को याद रखना। बात समझ में आ रहा है ना? इस बात को याद रखना, रिवीजन में कमी मत छोड़ना। जैसे मैं हर दिन पूरी रेस्पिरेशन का रिवीजन करवाता हूं। क्यों करवाता हूं? क्योंकि हमें पहले दिन से रिवाइज करना है। और पूरा रेस्पिरेशन कंप्लीट होने तक करवाऊंगा, और उसके बाद भी 2-1 दिन करवाते रहूंगा, ठीक है ना? तो इस बात को अपने लेवल पर मेंटेन करना है, ठीक है? ओके, ऑल द बेस्ट।